हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा आप लोग जानते हैं कि आज लैब का आप लोगों का सेशन है, तो हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कैसे आपके प्रैक्टिकल होते हैं और फिर आप वो अपनी लैब में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हम बेसिक आइडिया लेंगे कि आपकी लेबोरेटरी कैसी होती है, यानी प्रयोगशाला कैसी होती है, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी जाती है। एक बेसिक आइडिया, जनरल आइडिया। वैसे आपने लैब्स देखी होंगी 9th 10th 11th क्लास में, तो यहाँ पर वो आइडिया ले लेंगे। उसके अलावा ऑपरेटर्स जो आपके आते हैं, जो कॉमन ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी बात करेंगे, जिसमें आप ग्लासवेयर्स देखेंगे और कुछ आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं आपकी अलग अलग प्रैक्टिकल्स में, उनमें बात करेंगे। इसके अलावा आपके बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, तो वो जब आप पर्टिकुलर किसी प्रैक्टिकल को करेंगे तो वहाँ पर आप मटेरियल रिक्वायरमेंट लिखते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बताया जाएगा कि किस मटेरियल को या किस ऑपरेटर्स को क्या कहा जाता है। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू बेसिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, यानी कि आपका हम जानेंगे कि सबसे पहले क्या क्या बेसिक इक्विपमेंट्स लेबोरेटरी में आपके आते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में आप क्या करते हैं, जो चीज़ें आप थ्योरी में पढ़ रहे हो ना, जैसे आपने सोल्यूशन पढ़ा, तो सोल्यूशन के बारे में जो जो चीज़ें आपने वहाँ पे पढ़ी, उनको आप यहाँ पर आपका परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, प्रयोगशाला में। और अलग अलग रिएक्शंस जैसे आप लोग पढ़ते हैं, नेम रिएक्शन आप लोग पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं अलग अलग, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। इसके अलावा मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जाता है, जिसमें भी आपकी रिएक्शंस आती है, तो वो सब यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। कौन सा केमिकल कैसे बन रहा है, यानी थ्योरी में जो आपने पढ़ा है वो आपका अब आप लैब में परफॉर्म करते हो। इससे क्या होता है, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। ठीक है, कोई चीज अगर आपने सिर्फ पढ़ी है और पढ़ने के बाद पढ़ने से वो आपको उतना ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता है, या फिर उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जब आप उसको प्रैक्टिकल में परफॉर्म करते हैं या विजुअली आप उसको मतलब सामने आप उसको देख पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपको बहुत समय तक वो चीज़ और वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। देन केमिस्ट्री लेबोरेटरी यानी रसायन विज्ञान की जो प्रयोगशाला है, बेसिकली इट्स अ वर्कशॉप फॉर केमिस्ट। ये क्या है, जो भी रसायनज्ञ होते हैं, यानी कि जो रसायन के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, उनको आपका रसायनज्ञ कहा जाता है। तो उनके लिए एक कार्यशाला है। कार्यशाला यानी जहां वो काम कर रहे हैं। हियर स्टूडेंट्स लर्न द टेक्निक्स ऑफ द प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। यहाँ क्या होता है, यहाँ आपके केमिकल्स जो हैं, सब्सटेंसेस जो हैं, पदार्थ हैं या आपके कोई भी रसायन है, उनका प्रिपरेशन किया जाता है। जो मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोला, बनाने की विधि, किस प्रकार किसको बनाया जाएगा। इसके अलावा पहचान की जाती है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाते हैं आप यहाँ। आपको कोई अननोन कंपाउंड दे दिया जाएगा कि इसकी पहचान करो कि ये क्या है, आपको नाम नहीं बताया गया उसका, तो उसकी हम लोग यहाँ पर पहचान करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट, अ स्टूडेंट मस्ट नो फ्रॉम वेयर टू गेट द ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट एंड द प्लेसमेंट ऑफ द केमिकल्स टू बी यूज्ड। ओके, ये सब करने से पहले, यानी प्रयोग शुरू करने से पहले, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो आपको प्रयोग करना है उसके लिए आपको जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है, यानी क्या क्या ऑपरेटर्स आपको चाहिए, क्या क्या सामान आपको लगेगा, वो कहाँ से मिलेगा। यानी आपको लैब का आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज रखी जाती है, और पर्टिकुलर एक सेक्शन होता है किसी भी चीज को रखने के लिए। ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी रख दिया। ठीक है ना, जैसे हमारे घरों में होता है कि पर्टिकुलर अलग अलग आपके ड्रॉर्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, अलमीरा में अलग अलग पार्टीशन होता है कि यहाँ पर ये सामान रखा जाएगा। तो लैब्स में भी ऐसी होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, सभी ऑपरेटर्स के लिए अलग अलग स्थान होता है और आपको वहीं से वो चीज लेनी होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको लैब में शांति से रहना होता है, बिल्कुल वहाँ एकदम शांति से काम होता है, और धीरे धीरे आप काम करेंगे, अपनी लैब में खड़े होकर काम करेंगे। केमिस्ट्री में आप ज्यादातर प्रैक्टिकल या मोस्टली आप लैब में खड़े होकर ही अपने प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। एक छात्र को प्रयोगशाला में काम करते समय प्रत्येक उपकरण के उचित उपयोग और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी कौन सा आपका ऑपरेटर जो है वो किस काम में यूज आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे आप लैब में, जब लैब में रहेंगे तो क्या क्या प्रिकॉशंस चाहिए, वो सब।
तो उससे पहले केमिस्ट्री की लैब कैसी होती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री की लैब में आपका ये देखिए, ये आपकी स्लैब होती है पूरी, ये स्लैब हो गई, ठीक है। इस लैब में अलग अलग स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े रहेंगे, ठीक है, और अपना अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ये आपके यहाँ ग्लासवेयर्स रखे गए हैं, ठीक है। ऊपर आपके सेक्शन में रिएजेंट बॉटल है सारी। ऐसा ही सेटअप होता है लगभग आपकी सारी केमिस्ट्री लैब्स का, ओके। थोड़ा बहुत चीजें इधर उधर होंगी लेकिन मोस्टली आपका ऐसा ही होता है। ग्लासवेयर सामने होंगे, रिएजेंट बॉटल सामने होंगी आपकी, ठीक है। इस तरह से इस साइड से कुछ बच्चे खड़े होंगे स्लैब में और इस साइड से दूसरी साइड को खड़े होंगे, ठीक है ना। तो वो आमने सामने रहते हैं बिल्कुल। ये आपका वॉशिंग का एरिया है, बेसिन लगा हुआ है। इसका यूज क्या होता है, जब भी आप कुछ भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पता है तो ग्लास वॉश करने होते हैं हमें, तो वो वॉशिंग का सारा काम यहाँ पर होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे आपको यहाँ पर ब्यूरेट स्टैंड दिख रहा है, इस यहाँ पर आपका एक क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन टेबल होती है। एक साइड में आपने लैब में देखा होगा, टीचर जो आपके लैब टीचर्स होते हैं उनके लिए आपका प्रॉपर टेबल लगी होती है, तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन टेबल उसे कहा जाता है। वहां से टीचर आपको बताएगा कि कैसे कैसे आपको प्रैक्टिकल प्रोसीजर बताएंगे, थ्योरी बताएंगे उसकी, कि कौन सा किस सिद्धांत पर ये काम कर रहा है उसके बारे में बताएंगे। तो वो सारा डिमॉन्स्ट्रेशन टेबल के सामने होगा, वहां पर वो आपको प्रैक्टिकल करके थोड़ा बता भी सकते हैं, और बच्चे या तो उसके आसपास खड़े रहेंगे या फिर अपने ही जो स्थान उनको दिया गया होगा वहां पर खड़े रहेंगे। इसके अलावा एग्जॉस्ट फैन लगे हुए होते हैं जो कि आपका बार बार चलते रहते हैं क्योंकि वहां बहुत सारा केमिकल्स होता है इसलिए। और यहाँ पर फ्यूमिंग चैम्बर होगा, ठीक है। फ्यूमिंग चैम्बर्स का क्या काम होता है, जब फ्यूम्स बनती हैं या ऐसा कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है जिसमें फ्यूम्स निकल रही हैं आपकी, ठीक है ना, तो उसको पर्टिकुलरली उस सेक्शन में यानी फ्यूमिंग चैम्बर वाले सेक्शन में उन प्रैक्टिकल को परफॉर्म कराया जाता है, ओके। तो ये सारा आपका बेसिक आइडिया है एक लैब के बारे में कि ऐसे कुछ आपकी लैब दिखती है। आपके स्कूल में भी जो लैब होगी वो ऐसे ही कुछ दिखती होगी और ऐसे ही उसमें सामान रखा गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, लैब में एंटर करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें तो आपको लैब्स में मिल जाएंगी लेकिन ये सारी चीजें जो यहाँ पर दिखाई गई हैं ये आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले किसकी बात की गई है, फेस मास्क आपके पास होना चाहिए। फेस मास्क आपको अलग अलग केमिकल्स की जो स्मेल है उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। आपके लिए थोड़ा इजी होगा वहां पर काम करना। हैंड ग्लव्स आपके पास जरूर होने चाहिए क्योंकि आप केमिकल्स से काम कर रहे हो। आपका कितने सारे केमिकल्स कोरोसिव नेचर के होते हैं, जो हाथ में या स्किन में लग जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए ग्लव्स पहनना जरूरी है। लैब कोट या एप्रन होता है जो आपकी यूनिफॉर्म को प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। इसके अलावा आंखें क्योंकि बहुत संवेदनशील है तो उसके लिए सेफ्टी ग्लासेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखो जब भी प्रयोगशाला में काम करते हैं हम लोग तो वहां पर हमको एक तो बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक काम करना होता है सभी लैब्स में, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री की लैब में आपको थोड़ा अधिक सचेत होने की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। कौन सा केमिकल किस केमिकल से मिल करके किस प्रकार की रिएक्शन देगा आपको नहीं पता है, ठीक है ना। जो आपको जितना बताया जाएगा आपको उतना करना है, उसके अलावा आप किसी केमिकल को टच नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट के बाद हम कॉमन ऑपरेटर्स की बात करते हैं जो लेबोरेटरी में मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है बीकर। तो बीकर का काम क्या होता है, बीकर को आप यूज करते हो लिक्विड्स वगैरह को रखने के लिए। सबसे कॉमन ऑपरेटर है आपका बीकर, तो आपको बहुत छोटी क्लासेस से बताया जाता है। ये अलग अलग आपका अलग अलग माप का होता है, अलग अलग साइज का होता है, यानी कि आपका 100 ml का भी होगा, 200 ml का होगा, 250 ml का होगा, 500, 600, 1000 ml का होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग साइज के होते हैं। ये आपकी है टेस्ट ट्यूब, परखने ली। टेस्ट ट्यूब में आप बेसिकली टेस्ट लगाते हैं अलग अलग, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूजिंग ट्यूब आती है आपकी, बॉइलिंग ट्यूब्स आती हैं। तो इनमें भी कुछ जो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब आती है उनका साइज अलग होता है, बॉइलिंग ट्यूब का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। चलिए ये आपका कोनिकल फ्लास्क है जो टाइट्रेशन वगैरह आप करेंगे, यहाँ पर टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल है आपका, तो उसमें आपका ये कोनिकल फ्लास्क काम में आता है, ठीक है ना। आपको नाम पता होनी चाहिए सबके कि नाम क्या क्या है। तो ये कोनिकल फ्लास्क है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए काम में आता है जिसमें कि आप टाइट्रेशन करते हैं। और ये जो नेक्स्ट पिक्चर है ऐसा आपने घरों में भी देखा होगा, घरों में भी ये मिलते हैं हमारे, इनको कीप कहा जाता है यानी फनल,
इसमें आप क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। एक तो फिल्टर पेपर यूज करेंगे जब भी, तो इसी में सेट करते हैं। इसके अलावा जब भी आपको किसी एक लिक्विड को दूसरे किसी कंटेनर में पोर आउट करना होता है या डालना होता है, तब भी आप इसका प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए, तो फनल इसे कहा जाता है, फिल्ट्रेशन और पोरिंग सोल्यूशन फ्रॉम वन कंटेनर टू दी अदर। नेक्स्ट है आपका मेजरिंग सिलेंडर। जब भी आपको कुछ चीज मेजर करनी होगी, मापना होगा, तो उसके लिए आप इस सिलेंडर का यूज करेंगे। ओके, ज्यादातर आपके जितने भी ये सारे ग्लासवेयर्स हैं वो बोरोसिलेटेड ग्लास के बने हुए होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ आपके प्लास्टिक के भी हो सकते हैं बने हुए। तो मेजरिंग सिलेंडर का काम क्या है, अगर आपको कहा गया है कि 10 ml आपको कोई चीज चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 10 ml आपका कहीं पर भी लिखा हुआ हो सकता है। देखिए कोनिकल फ्लास्क है, उसमें भी 10 ml लिखा गया होगा, या आपका बीकर है उसमें भी लिखा गया होगा, किसी और ग्लासवेयर में भी आपका 10 ml लिखा गया होगा। लेकिन जब मापने की बारी आएगी तो आप किससे मापेंगे, मेजरिंग सिलेंडर से ही उसको मापेंगे और तब यूज करेंगे। ओके, चलिए, दो और ग्लासवेयर्स यहाँ पर बताए गए हैं, एक आपका ग्लास रॉड और दूसरा है आपका चाइना डिश। ओके, ग्लास रॉड का काम बेसिकली स्टरिंग होता है, किसी भी चीज को घुमाना है, घोलना है, तो उसके लिए आपका ग्लास रॉड काम में आती है। एक ग्लास रॉड होती है, एक ग्लास ट्यूब होती है। तो ट्यूब हॉलो होती है अंदर से, ठीक है, खोखली होती है। तो ग्लास ट्यूब भी आपकी कई प्रैक्टिकल्स में काम आती है। इसके अलावा ग्लास रॉड का काम क्या होता है, जब आप फनल में जैसे कोई लिक्विड डाल रहे हो, तो आप इसकी हेल्प से डालोगे, ठीक है ना। चाइना डिश का काम होता है, इसको आप हीटिंग के पर्पस के लिए यूज करते हैं। जब भी आपको किसी चीज को हीट करना है या आपको उसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है, तो उसके लिए आप इसका यूज करते हैं। एक्सट्रैक्शन के लिए भी कभी कभी आप लोग चाइना डिश का यूज करते हैं। ओके, तो आपका लिक्विड का ट्रांसफर करने के लिए, जब फनल में लिक्विड को ट्रांसफर करेंगे तब ग्लास रॉड का यूज किया जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन के लिए भी आपका चाइना डिश यूज किया जाता है, और कॉन्सेंट्रेटिंग अ सोल्यूशन। ओके, इसके अलावा तार की जाली है, ये वायर गॉज जिसे कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग आप करेंगे जब आप फ्लेम के ऊपर किसी बीकर या कोई ग्लासवेयर रखते हैं ना, तो उसको डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, ये ट्राइपॉड स्टैंड आप लोग लगाते हैं, दूसरा वाला पिक्चर जो दिख रहा है वो ट्राइपॉड स्टैंड का है, त्रिपाद स्तंभ जिसे कहा जाता है, क्योंकि 3 पैर है इसके। ठीक है, ठीक है ना। ट्राई केमिस्ट्री में किसके लिए आता है, 3 के लिए आता है। तो फ्लेम के आप ऊपर आप ये रखते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड लगाते हैं, इसके ऊपर आप क्या रखेंगे, वायर गॉज रखेंगे, देन आप अपना ग्लासवेयर रखते हैं। ओके, चलिए, इट इज प्लेस्ड above the flame of the burner so that the glass vessel being heated does not touch the flame directly and hence is prevented from breaking. ओके, यानी कोई भी ग्लासवेयर आपका टूटे नहीं डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में आने के लिए, इसलिए वायर गॉज का यूज किया जा रहा है। ये ट्राइपॉड स्टैंड हो गया। इसके अलावा ये आपका बंसन बर्नर होता है। स्पिरिट लैम्प भी आपने देखी होगी। फ्लेम जब भी आपको हीटिंग का काम करना होता है या किसी भी चीज को गर्म करना है, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। इसका यहाँ पर अलग अलग पार्ट भी दिखाए गए हैं, जैसे कि फ्लेम के पार्ट दिखाए गए हैं। बर्नर ट्यूब है, इसमें कॉलर होता है जहां से आपकी हवा पास होती है। स्टॉप कॉक होती है, जिसे नोब भी कहा जाता है, जिससे आप ऑन ऑफ करेंगे। और एक गैस का सोर्स इस पे लगा होगा, यानी यहाँ से पाइप जा रहा होगा, गैस का कनेक्शन यहाँ से होगा। ओके, चलिए, ये ऊपर की पिक्चर्स में आपको वॉशिंग बॉटल्स दिखाई गई हैं। वॉश बॉटल जिसे कहा जाता है, ये जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो वॉशिंग के काम आएगा। उसके अलावा डिस्टिल वाटर आप इसमें रखते हैं। बेसिकली वाटर इसमें रखा जाता है ताकि वो एक अच्छे तरीके से इससे लिया जा सके। ओके, यानी फाइन स्ट्रीम बनाकर, ठीक है, एक अच्छी धारा धारा के साथ बाहर आए पानी, इसके लिए वॉश बोतल का यूज किया जा रहा है। ड्रॉपर्स आपने घरों में भी देखी होंगी, कई दवाइयों के साथ आती हैं। तो ड्रॉपर्स का यूज किया जाता है किस लिए, जब आपको कोई भी जो केमिकल है या फिर कोई भी लिक्विड है उसको बहुत ड्रॉप वाइज डालना है या बहुत कम क्वांटिटी में यूज करना है, तो आप वहां पर ड्रॉपर का यूज करते हैं। ये आपकी पिपेट्स है, ठीक है, इनसे आप शक करके भी लिक्विड्स ले सकते हैं, या फिर इस प्रकार की वॉल्व यहाँ पर लगी होती है और उससे आप पंप करते हैं। ओके,
ये आपके ब्रश हैं। ब्रश आपको पता है ब्रश के काम में आएंगे, आपके ग्लासवेयर्स को साफ करने के काम में आएंगे। अलग अलग साइजेस के होते हैं, जैसे मैंने बोला है कि पर्टिकुलर जो भी आपको यहाँ पर अपरेटस बताया गया है या कोई भी ग्लासवेयर बताया गया है तो उसका एक फिक्स गोल है ना, उसके लिए उसका एक उसको रखने का एक निश्चित उद्देश्य है कि इसी काम के लिए इसको यहाँ पर रखा गया है। तो वैसे ही अलग अलग ब्रशेज हैं तो उन सभी का काम अलग अलग है, यानी अलग अलग ग्लासवेयर्स के लिए आप अलग अलग ब्रशेस का यूज करेंगे। जैसे सबसे छोटे साइज का ब्रश है तो वो आपका किसके लिए आएगा, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह के लिए आएगा। ओके, तो इस तरह से ये सारी आपके क्या है ब्रशेस है अलग अलग साइज के, जो आप अलग अलग ग्लासवेयर्स को वॉश करने के लिए यूज में करेंगे। ओके, ये आपकी ब्यूरेट हो गई। जब भी आप टाइट्रेशन करेंगे तो ब्यूरेट से का ही यूज करेंगे उसमें। देखो स्टैंड में ब्यूरेट लगा हुआ है। इसके अलावा ये आपकी पेयर ऑफ टोंग है। इससे क्या करेंगे, गर्म चीजों को पकड़ते हैं हम लोग। कोई भी आपका ग्लास है जैसे आपने उसको हीट किया तो वो गर्म हो गया है, तो उसको हम इसकी सहायता से पकड़ते हैं। ओके, टोंग आपका किचन में भी होता है जैसे, तो वैसे ही केमिस्ट्री की लैब में भी आपको ये मिलेगा। चलिए, इसको स्पैचुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, स्पैचुला। इसका काम क्या होता है, जैसे स्पून जैसा दिख रहा है ना आपको, तो स्पून का काम क्या होता है, हम स्पून का यूज करते हैं किसी चीज को निकालने के लिए, तो यहाँ पर स्पैचुला का काम होता है आपका केमिकल्स को निकालने का। ठीक है ना, केमिकल्स को आप निकालेंगे तो इसी की हेल्प से निकालेंगे। चलिए, ये आपका एक लिटमस पेपर है और दूसरा फिल्टर पेपर है। लिटमस पेपर का काम क्या है, नेचर बताने का, और फिल्टर पेपर किस में काम आएगा, फिल्ट्रेशन में काम आएगा। ये सब आपने पढ़ रखा है पहले से, छोटी क्लासेस का है ये सब। तो चलिए, कुछ आपके यहाँ पर ये आपके कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर जो आपको लैब्स में देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहला है केमिकल बैलेंस। केमिकल बैलेंस का काम क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो वे करने के काम आता है स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को, यानी कि बहुत कम मात्रा में जो पदार्थ होते हैं या कोई केमिकल आपको या कुछ भी चीज जो आपको लेनी है उसको मापने का काम करता है बहुत कम मात्रा में, और ये अप टू द फोर्थ प्लेस ऑफ डेसिमल एक्यूरेटली वे करता है, यानी दशमलव के 4 स्थान तक ये आपका सही से क्या करेगा, उसको वे करेगा, यानी उसका भार बताएगा, मेजर करेगा उसको। ओके, तो ये केमिकल बैलेंस हो गया। दूसरा आपका डिजिटल बैलेंस है। तो डिजिटल बैलेंस आपके ऐसे डिवाइस होता है जो किसी भी चीज का मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको प्रिसाइजली मेजर करता है, यानी अच्छे से बताता है कि कितना उसका मास है। तो ज्यादातर आप जब केमिकल्स का यूज करोगे ना तो उसके लिए डिजिटल बैलेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जब मेजर करेंगे, यानी जब भी किसी केमिकल को, सपोज आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, NaCl आपको लेना है, KCl आपको लेना है, कोई भी आपको केमिकल लेना है, तो उसके लिए आप जो डिजिटल बैलेंस है आपका उसका उपयोग करेंगे। इसमें आप क्या करते हैं, आपका बटर पेपर आता है उसमें आप लोग रखते हैं केमिकल को। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट ग्लासवेयर में मेजर कर रहे हैं तो ग्लासवेयर को रखेंगे, देन इसमें टेयर का बटन होता है। ठीक है, उसको दबाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आप जब केमिकल डालेंगे, कोई भी सब्सटेंस डालेंगे इसमें बेसिकली जिसका भी आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका वो एक्यूरेटली क्या करेगा, मेजर करेगा मास को। चलिए, नेक्स्ट है आपका वाटर बाथ। देखो, वाटर बाथ हो गया, सैंड बाथ हो गया, इनका बेसिकली काम होता है हीटिंग का, हीट प्रोवाइड करने का, और ये कॉन्स्टेंटली आपका सेम टेम्परेचर रखते हैं जो भी इक्विपमेंट्स इसके ऊपर रखा जाता है उसके लिए। ओके, so water bath is a lab constant temperature equipment providing heat source for varieties of devices that need heating. Okay, तो देखो यहाँ पर जो आपकी जो वाटर बाथ है उसमें क्या यहाँ पर आपको सेक्शंस दिए गए हैं अलग अलग। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं आप लोग, ग्लासवेयर को किसी को भी रखते हैं। ओके, और यहाँ इसके अंदर वाटर बाथ जैसे लिखा गया है ना, तो वाटर यानी कि पानी आपका यहाँ पर भरा हुआ होता है। इसके अंदर पानी गर्म होगा, वेपर्स बनेंगी, और वेपर्स बनने पर फिर क्या होगा, इसके ऊपर सपोज आपने बीकर रख दिया तो बीकर भी आपका क्या होगा, गर्म होगा। ओके, तो हीटिंग पर्पस के लिए ये यूज किया जाता है और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो ये आपको लिड जैसी दिख रही है ना, इनको आप हटा सकते हैं, देन आप उसमें ग्लासवेयर को रखेंगे किसी भी। ठीक है ना, चलिए, नेक्स्ट है आपका हॉट एयर अवंस। हॉट एयर अवंस के बारे में जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा,
तो हॉट एयर ओवंस आपका टेस्टिंग इक्विपमेंट होता है लेबोरेटरी का, दैट आर यूज टू स्टरलाइज मटेरियल। ये मटेरियल्स को स्टरलाइज करने के लिए काम में आता है। जैसे आपने का कोई भी ग्लासवेयर है उसको स्टरलाइज करना है, और स्टरलाइज करने के लिए आप पहले उसको वॉश करेंगे, फिर आप उसको उसमें रख देते हैं कुछ समय के लिए। उसके अलावा जैसे आपका केमिकल्स हो गए, स्केल कंटेनर्स होते हैं उनका, इसके अलावा भी ये कई काम में आता है। जैसे ड्राइंग का काम हो गया, किसी चीज को सुखाना है जल्दी से तो उसके लिए आप इसका यूज करेंगे। बेकिंग का काम होगा, क्यूरिंग हो गया आपका, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए कुछ पॉइंट नोट्स करना है तो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका सैंड बाथ। सैंड बाथ में आपको जैसे क्या किया जाए, जैसे वाटर बाथ हीटिंग के लिए यूज हो रहा था ना, तो सैंड बाथ भी हीटिंग के लिए यूज होता है। इसको भी आपका क्या किया जाता है, सैंड यहाँ पर गर्म होगी और उसमें आपके कंटेनर्स रखे जाएंगे जो भी आप वहाँ पर यूज कर रहे हैं। देन वो भी धीरे धीरे हीट को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, यानी सैंड से आपका हीट ट्रांसफर होगी ग्लासवेयर में। देन ये आपका जो केमिकल उसमें रखा गया है, जो भी रिएक्शन मिक्सचर है, वो भी आपका क्या करेगा, हीट को लेगा वहां से। ओके, नेक्स्ट है आपका हॉट प्लेट। हॉट प्लेट जो होते हैं वो आपका यूज होते हैं किस लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। ये भी आपका हीटिंग पर्पस के लिए ही यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर, जिसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपका मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमिन करने के काम में आएगा। इसमें आप क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं आपकी छोटी छोटी और बहुत छोटे साइज की होती है, उसमें आप केमिकल को रखते हैं। पहले आप उसको सील करते हैं एक साइड से, दोनों साइड से वो जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे आपकी ग्लास ट्यूब के बारे में बात किया हमने, तो हॉलो होगी वो दोनों साइड से। तो उसको पहले आप हीट की हेल्प से या आपका फ्लेम की हेल्प से क्या करते हो, गर्म करते हो उसको और सील करते हो एक साइड से। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर आपका थर्मामीटर लगाया गया है यहीं से आप उसको रखेंगे, इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से आप क्या करेंगे, टेम्परेचर देखेंगे कि आपका केमिकल जो है, जो भी आपने यहाँ पर सॉल्ट या कुछ भी जो भी सब्सटेंस रखा है, जब वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा तो ये थर्मामीटर आपको क्या बताएगा, उसका टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सॉलिड सब्सटेंस आप रखोगे और सॉलिड सब्सटेंस आपका धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना जब स्टार्ट करेगा तो वही आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और जब तक वो मेल्ट होता रहेगा, पूरा मेल्ट नहीं होगा, तब तक आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा एक जगह पे। ठीक है, तो वो आपका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये अपरेटस क्या करता है, मेल्ट करता है और मेल्टिंग पॉइंट आपको बताएगा। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट आप किससे निकालेंगे, थर्मामीटर में आप टेम्परेचर देखेंगे। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक स्टीरर। ओके, मैग्नेटिक स्टीरर क्या करता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्टीरर का काम क्या होता है, किसी भी चीज को आप जब घुमा रहे हो या घोलने में आप जब ग्लास रॉड का यूज कर रहे थे, तो उसको अगर और फास्ट करना है किसी रिएक्शन में तो आप मैग्नेटिक स्टीरर का यूज करते हैं। मैग्नेटिक स्टीरर विद हॉट प्लेट, जैसे इस पिक्चर में लिखा गया है, तो कई कई मैग्नेटिक स्टीरर आपके विद हॉट प्लेट आते हैं, यानी आप उसको एज अ हॉट प्लेट भी यूज कर सकते हैं और एज अ स्टीरर भी यूज कर सकते हैं। ओके, सम इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस। अब कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जो लैब में जाने से पहले आप लोगों को, या लैब में जब आप रहेंगे उस दौरान आपको सावधानियां बरतनी होंगी, तो वो क्या क्या हैं। फर्स्ट है आपका, ऑलवेज यूज एन एप्रन एंड आई प्रोटेक्टर एंड हैंड ग्लव्स व्हाइल वर्किंग इन दी केमिस्ट्री लेबोरेटरी। तो जैसे मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट आपको बताई थी, तो बेसिक रिक्वायरमेंट ही आपका पहला पॉइंट है, यानी कि आपको हैंड ग्लव्स यूज करने हैं, एप्रन यूज करना है, इसके अलावा आपको सेफ्टी ग्लासेस यूज करने हैं, फेस मास्क यूज करना है। सेकेंड आपका डू नॉट टच एनी केमिकल विद हैंड एज सम ऑफ देम मे बी कोरोसिव। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपके एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, अगर स्किन में गिर गए या कहीं पर भी गिर गए तो वो उसको जला सकते हैं, यानी खराब कर सकते हैं। तो आपको किसी भी केमिकल को डायरेक्ट बेयर हैंड से टच नहीं करना है। ठीक है, बिफोर यूजिंग एनी रिएजेंट और अ केमिकल रीड द लेबल ऑन द बॉटल केयरफुली, नेवर यूज अनलेबल्ड रिएजेंट। ओके, किसी बॉटल में जिसमें लेबलिंग नहीं हुई होगी उसको आप यूज नहीं करेंगे और टच नहीं करेंगे। ऑलवेज हमेशा आप क्या करेंगे, जो लेबल्ड आपकी बॉटल्स होंगी जिनमें लेबल लगा हुआ होगा। लेबल का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज देखते हैं ना, पैक्ड कोई भी सब्सटेंस है उसमें लेबल लगा हुआ होता है, उसका नाम लिखा हुआ होता है, उसकी डेंसिटी होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसके अलावा उसमें उसकी एक्सपायरी डेट हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो सकती है, तो ये सब लेबल में लिखा रहता है। तो जिसमें लेबल नहीं होगा उन बॉटल्स से आप केमिकल्स को नहीं लेंगे या उन बॉक्सेस से केमिकल को नहीं लेंगे। डू नॉट
पुट एनी ऑब्जेक्ट इनटू द रिएजेंट बॉटल, रिएजेंट बॉटल्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोग नहीं रखेंगे। इसके अलावा डू नॉट ब्रिंग इनफ्लेमेबल लिक्विड सच एज एल्कोहल ईथर नियर द फ्लेम, फ्लेम के पास आप इनफ्लेमेबल जो आपके लिक्विड्स होंगे उनको नहीं ले जाएंगे। ओके, जैसे आपका एल्कोहल होता है या ईथर होता है, वो फ्लेम के पास आने पर आग पकड़ लेते हैं ना, तो उनको आप फ्लेम के पास नहीं आने देंगे। ओके, नहीं लाएंगे, मतलब यानी अगर आपको कहीं पर अल्कोहल का यूज करना है या फ्लेम का यूज कर रहे हो, किसी प्रैक्टिकल में फ्लेम आपने यूज कर रहे हैं, तो उसके पास में ये सब केमिकल्स नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑलवेज पोर एसिड इनटू वाटर फॉर डाइल्यूशन, नेवर ऐड वाटर टू एसिड, कभी भी आप पानी को एसिड में नहीं डालेंगे, हमेशा एसिड को पानी में डालेंगे, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और आपका एसिड ऊज आउट हो सकता है, बाहर को आ सकता है, कहीं भी गिर सकता है, और कोरोसिव नेचर का है चूंकि, तो खराब कर सकता है किसी भी चीज को। तो धीरे धीरे आप पानी में ड्रॉप वाइज एसिड डालेंगे जब आपको उसका डाइल्यूशन करना है। 7 है डू नॉट यूज क्रैक्ड ग्लास अपरेटर सच एज बीकर फॉर हीटिंग पर्पस, हीटिंग पर्पस या जब हीटिंग पर्पस के लिए आप लोग ब्रेक्ड जो आपके यानी टूटे हुए या फिर क्रैक्ड है ग्लासवेयर्स, उनका यूज नहीं करेंगे। बी केयरफुल व्हाइल हीटिंग द टेस्ट ट्यूब, द टेस्ट ट्यूब शुड नेवर पॉइंट टुवर्ड्स योरसेल्फ और टुवर्ड्स योर नेबर्स व्हाइल हीटिंग और एडिंग अ रिएजेंट, जब भी आप टेस्ट ट्यूब को हीट कर रहे हो तो केयरफुल रहेंगे, सावधान रहेंगे। टेस्ट ट्यूब का मुंह जो होता है ना, जहां से आप उसमें कोई भी केमिकल डाल रहे हो, वो आपकी साइड को नहीं होना चाहिए, वो दूसरी साइड को आप करेंगे, या फिर उस साइड को भी नहीं होना चाहिए जिस साइड आपका कोई नेबर, आपका क्लासमेट या कोई भी दूसरा व्यक्ति वहां पर खड़ा है, तो उस साइड को भी नहीं होना चाहिए। डू नॉट हीट बीकर्स और चाइना डिश डायरेक्टली ऑन फ्लेम, ऑलवेज मेक यूज ऑफ वायर गॉज। ओके, जैसे मैंने वायर गॉज में आपको बताया कि उसका यूज करना है आपको, डायरेक्ट फ्लेम में आप किसी भी अपरेटर्स को नहीं रखेंगे। बी केयरफुल इन स्मेलिंग केमिकल्स और वेपर्स, ऑलवेज फैन द वेपर्स जेंटली टुवर्ड्स योर नोज। ओके, जब भी आपको क्या होता है, कई आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में आपको स्मेल्स लेनी होती है और बताना होता है कि किस तरह की स्मेल इसमें आ रही है, तो आप सावधानी से स्मेल लेंगे, धीरे धीरे जेंटली। ओके, तो ये सारा आपका बेसिक आइडिया हो गया है लैब के बारे में, जहां पर आपने ग्लासवेयर्स की बात की, कुछ आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, आपके इंस्ट्रूमेंट्स देखे जिनके बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा, और सावधानियां क्या क्या बरतनी है लैब में वो यहाँ पर समझा। आने वाले सेशन में हम लोग इस आपका फर्स्ट जो प्रैक्टिकल होगा उसके बारे में बात करेंगे, और कैसे आप लोग लैब में परफॉर्म करेंगे उस पर भी बात करेंगे। ओके, चलिए। तो बच्चों, आज के सेशन में बेसिक आइडिया लिया हमने लेबोरेटरी का, यानी प्रयोगशाला के बारे में हमने देखा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है, सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए, और तभी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे अच्छे से। आने वाले सेशन में हम इसके फर्स्ट प्रैक्टिकल की बात करेंगे और उसको देखेंगे, उसकी थ्योरी, किस सिद्धांत पर वो काम कर रहा है, कैसा उसका प्रोसीजर है, और किस तरह लैब में परफॉर्म किया जाएगा, उस सब पे बात होगी। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।